चलो बच्चे, आज का टॉपिक्स है ईआर डायग्राम, जिसको हम कहते हैं एंटिटी रिलेशन डायग्राम। देखिए पीछे 5 से लेक्चर हो चुके हैं जो आप जाके देख सकते हैं अच्छे से। और आज के टॉपिक्स को मैं डिस्कस करूँगा ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम ईआर डायग्राम जिसको हम कहते हैं ईआर मैपिंग। ये हो गया डायग्राम। और जिसे हम ईआर मैपिंग भी कहते हैं। हमारे 5 लेक्चर जो हो चुके हैं आप जाके देख लें, तभी ये टॉपिक समझ में आएगा कि ईआर डायग्राम या ईआर मैपिंग क्या होता है। ई फॉर होता है एंटिटी, आर फॉर होता है रिलेशन। ठीक है, एंटिटी रिलेशंस मैपिंग या एंटिटी रिलेशन डायग्राम्स। लेट्स से आपको ईआर डायग्राम को बताने से पहले मुझे बताना पड़ेगा डाटाबेस क्रिएट कैसे किया जाता है, क्योंकि ईआर डायग्राम डाटाबेस क्रिएट का ही एक पार्ट है। तो चलो हम पहले बताते हैं डाटाबेस क्रिएट कैसे होता है। डाटाबेस क्रिएशन में सबसे पहला टॉपिक होता है रिक्वायरमेंट ऑफ डाटा एनालिसिस। मतलब जो डाटा है उसका एनालिसिस करना, फिर उसको एनालिसिस डाटा स्टोरिंग। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं लिखते जा रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ। फिर उसमें लॉजिक ऑफ इंटरलिंक डाटा, व्यू ऑफ डाटा। इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए हम डाटा को क्रिएट करते हैं। रिक्वायरमेंट जैसे किसी चीज़ का डाटाबेस क्रिएट करना, लाइक कि स्टूडेंट का डाटा हमको रखना है, तो उसके लिए हमें एक डाटा वेयर हाउस होगा। डाटा को मैं उसका एनालिसिस करूँगा, कौन कौन से डाटा उसमें रखना है और कौन कौन से डाटा नहीं रखना है। ये डाटाबेस क्रिएटेशन का मेजर पॉइंट्स होते हैं। फिर एनालिसिस ऑफ डाटा स्टोरिंग, मतलब उसका एनालिसिस, जो डाटा एनालिसिस हो चुका है उसको कैसे स्टोर करना है, किस मेमोरी में कहाँ रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मतलब एनालिसिस किया जाता है। लॉजिक ऑफ डाटा इंटरलिंक डाटा, मतलब कोई डाटा जैसे स्टूडेंट का डाटा है तो उसके डाटा जो एक दूसरे में, उसका आईडी, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, इनरोलमेंट नंबर, जो भी है एक दूसरे से जो इंटरलिंक है, उनके बीच में जो लॉजिक्स होते हैं उसके बीच में हमको अध्ययन करना होता है। फिर व्यू ऑफ डाटा, उस डाटा को कैसे दिखना है, इसके लिए डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए इन टॉपिक्स को भी ध्यान रखेंगे। आपको जैसे पता मैंने बता चुका ईएफ कॉर्ड रूल, जो कि 12 होता है। ईएफ कॉर्ड रूल में इनको कहते हैं इडगर एफ कॉर्ड रूल कहा जाता है। 12 रूल होते हैं डाटाबेस को क्रिएट करने के समय, वो रूल्स याद करना रहता है। लेकिन इन मेजर पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए हम किसी डाटाबेस को वो 12 रूल्स को मतलब फॉलो करेंगे कि अगर पहले इन चारों पॉइंट्स को, जो है 4 पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखेंगे और डाटाबेस को क्रिएट करते समय उन 12 पॉइंट्स को जो होंगे उनको फॉलो करेंगे। इन चीज़ों को पहले फॉलो करने के लिए हम रिक्वायरमेंट ऑफ डाटा एनालिसिस है, वो हम ईएफ कॉर्ड के जितने रूल्स हैं उनको देखेंगे कि कौन कौन से, जैसे इन्फॉर्मेशंस हो गए, वो रिक्वायरमेंट ऑफ डाटा इन्फॉर्मेशन हो गया, फाउंडेशंस रूल्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो होंगी वो ईएफ कॉर्ड रूल्स के अनुसार फॉलो होंगी। आई होप आप इसको समझ चुके होंगे कि डाटाबेस क्रिएट कैसे होता है या इसका क्रिएटेशन कैसे होता है। लेट्स अगर जैसे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। डाटाबेस क्रिएट हो गया, अब उसके लिए हमको अब कैसे डाटाबेस को प्रेजेंट करना है, कैसे स्टोर करना है, या फिर उसके एंटिटी के बीच क्या रिलेशंस होगा, उसके बारे में बताना। ईआर डायग्राम को आप कह सकते हैं ब्लूप्रिंट। जैसे किसी घर को आप बनवाते हैं, किसी डाटाबेस को, लाइक आप घर किसी को बनवा रहे हैं, तो उसके लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करवाते हैं कि उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार हो जाए कि मेरा घर कैसे है, कैसे दिखेगा, हमको ऑलरेडी उसके बारे में पता हो जाए।
तो उसका एक ब्लूप्रिंट बनवाते हैं। सेम जिस डाटाबेस को स्टोर करना है तो उसके लिए एक हम ब्लूप्रिंट बनवाते हैं जिसको ER डायग्राम कहते हैं। ब्लूप्रिंट आल्सो नोन एज डायग्राम्स इन डेटाबेस स्ट्रक्चर। आप in database management system, not a structure. Structure is another topic as relate to coding, and DBMS relate to database systems. आई होप इसको समझे होंगे कि जैसे कोई भी अगर जैसे डाटाबेस क्रिएट करना तो उसके लिए एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ER डायग्राम। जैसे कोई भी डाटाबेस बनाना है तो उसके जो एंटिटी होते हैं उनके रिलेशंस क्या होते हैं, ER डायग्राम या ER मैपिंग में हम मतलब अध्ययन करते हैं। चलो हम बताते हैं। जैसे ER डायग्राम, ER डायग्राम या ER मैपिंग, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, E फॉर होता है एंटिटी, R फॉर होता है रिलेशन, और डायग्राम मतलब आप लोग को पता है कि इनके भी चित्रण, हिंदी में बता रहा हूँ एकदम शुद्ध हिंदी। और मैपिंग में मतलब आपको पता है इनके बीच क्या रिलेशंस होंगे। जैसे आपने कोई भी डाटाबेस बना लिया तो पहले उसका हम एक फिजिकल रूप से बनवा लेंगे, एक ब्लूप्रिंट बनवा लेंगे कि डाटाबेस कैसा होगा। बाय द वे हम कोई डाटाबेस बिना ER डायग्राम्स के बना रहे हैं तो बाद में मुझे पता चलता है कि ये मेरा डाटाबेस ऐसे स्टोर नहीं होना चाहिए, अनदर टाइप्स का स्टोर होना चाहिए, तो वहाँ पे हमारा पूरा डाटाबेस खराब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर से बनाना पड़ेगा। इसीलिए हम पहले ही एंटिटी रिलेशनशिप एक फिजिकल पेपर्स पे बना लेते हैं, हार्ड कॉपी पे, फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। आई होप समझ गए। एंटिटी मतलब जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, जैसे एक नेम है, ये मेरा रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स है और इसके कई सारे एट्रीब्यूट्स हो जाते हैं। ER डायग्राम्स के 3 बेसिक्स पॉइंट होते हैं, एक तो एंटिटी, दूसरा रिलेशन, एक होता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है वो समझो। जैसे नेम हो गया तो जैसे स्टूडेंट नेम हो गया, तो एक स्टूडेंट नेम जो हो गया ये एंटिटी हो गया। स्टूडेंट ID क्या होगा, या स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन क्या होगा, या स्टूडेंट इनरोलमेंट नंबर क्या होगा। ये जो स्टूडेंट है और नेम भी आप एक तरह से एट्रीब्यूट ले सकते हैं। ये जो एट्रीब्यूट्स उसको डिफाइंस करते हैं, जिस जैसे एंटिटी को डिफाइन करने के लिए जो यूज होता है उसे हम स्टूडेंट वो कहते हैं, एट्रीब्यूट्स कहते हैं। आई होप समझे होंगे कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एंटिटी क्या होते हैं। एंटिटी वो होते हैं जो उसके मेजर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, नॉट ये डिफाइंस एनी ऑब्जेक्ट्स, जिसको हम खुद डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं उसको हम एंटिटी कहते हैं, और जिसको डिफाइन करने के लिए जो जिस वर्ड का यूज करते हैं उसे हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। अब रिलेशंस क्या होते हैं, जैसे 2 एट्रीब्यूट्स हैं, अभी मैं समझा रहा हूँ आपको। जैसे एक है एम्प्लॉय और एक है प्रोजेक्ट। एम्प्लॉय का प्रोजेक्ट के साथ कोई रिलेशंस तो होगा तभी तो प्रोजेक्ट बना है। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशंस होते हैं उनको हम रिफाइन करने के लिए मतलब रिलेशंस का यूज करते हैं। जैसे कोई भी एंटिटी है, इसमें एम्प्लॉय और दोनों एक एंटिटी नंबर E1 ये है, E2 ये है, तो ये दोनों एंटिटी के बीच में जो रिलेशंस होता है उसे हम रिलेशनशिप कहते हैं। इन दोनों को रिलेशंस को डिफाइन करने के लिए हम ER डायग्राम्स को बनाते हैं। जैसे मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, आप देखिएगा, फिर आपको ER डायग्राम आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय DOB, एम्प्लॉय डेट ऑफ ज्वाइनिंग।
कंपनी प्रोजेक्ट मैनेजर सीओ। आप इस डायग्राम को समझने की कोशिश करिएगा, ये बहुत एक दूसरे से इंटरलिंक होता है, बट मैं समझाऊंगा तो आई होप समझ जाएंगे। यही डायग्राम आप एग्जाम्पल में बनाइएगा, ये इससे आपका एग्जाम्पल भी क्लियर हो जाएगा और उसके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। जैसे एक एम्प्लॉय है, जिससे एक एंटिटी है, इसके एंटिटी के जो एट्रीब्यूट्स हैं, एम्प्लॉय डेट ऑफ जॉइनिंग, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय आईडी। कंपनी एक है, ये भी एक एंटिटी है, एक कंपनी है, उसका एक एंटिटी है, इसका भी कंपनी का जीएसटी नंबर हो सकता है, COM GST, और कंपनी का एड्रेस हो सकता है COM AD। इसके एट्रीब्यूट्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जैसे आप समझिएगा, आप एट्रीब्यूट का मतलब आप समझ चुके होंगे। और ये एक एंटिटी है। एम्प्लॉय और इसके बीच जो रिलेशंस होते हैं, एम्प्लॉय और कंपनी के बीच आदमी जो भी रिलेशंस है उसको हम डिफाइन करते हैं। जैसे मैनेजर है, ये इसका रिलेशनशिप है कि एम्प्लॉय जो होगा ही मैनेजर बनेगा और वो कंपनी को लीड करेगा एज ए उनके एम्प्लॉय को। तो आई होप समझ गए होंगे। इनके रिलेशंस के बारे में अध्ययन करना ही ER डायग्राम कहलाता है, जिसके बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करूँगा। जैसे 1 to 1, 1 to many, many to 1, 3 होते हैं इनके रिलेशन, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करूँगा। आई होप एट्रीब्यूट्स और उसको आप समझ रहे होंगे, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और एंटिटी क्या होता है। अब यह प्रोजेक्ट है, ये कंपनी का ही एक एंटिटी है, इनके बीच जो रिलेशन है उसके बारे में मैं बताऊँगा। फिर CO एक एट्रीब्यूट्स है, जो प्रोजेक्ट का और कंपनी का दोनों का एट्रीब्यूट्स मान सकते हो। एट्रीब्यूट्स के भी सब एट्रीब्यूट्स एज ए एंटिटी कारवर करता है, क्योंकि जब उसका सब एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं तो वो एज ए एंटिटी हो जाता है सब एट्रीब्यूट का। लाइक जैसे पेरेंट्स एंड चाइल्ड्स का रूप बताइए, जैसे मेरे पिताजी हैं, समझिएगा अच्छे से, और बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी अच्छे से समझिए। मैं हूँ और इसके भी मेरे भी कई सारे बेटे हैं, ये भी है, तो मेरे बेटे का ये जो हुआ, ये मैं उनका एंटिटी हो गया, और मेरा एंटिटी मेरे पिताजी हो गए। मैं, क्योंकि मेरे सब एट्रीब्यूट्स हैं, इसलिए मैं अपने पिताजी का एंटिटी हुआ, और मैं अपने बच्चों का एंटिटी हुआ। तो आप समझे होंगे इसे पेरेंट्स चाइल्ड्स रूल्स के तौर पे। आई होप ER डायग्राम के बारे में सही से समझे होंगे और अच्छे से। बाकी नोट्स मैं आपको PDF में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके आप नोट्स उठा लेंगे और पढ़ लेंगे अच्छे से। और आई होप नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही आपको मिलेगा, अच्छे से पढ़िए। और लेक्चर मैं बैक टू बैक डालता रहता हूँ, तो आप पूरा प्लेलिस्ट एक्सेस कर लीजिए। पूरे प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं और पूरा डायग्राम मैं अपने तौर से बता रहा हूँ कि अगर आप पूरा प्लेलिस्ट में जितने बहुत कम लेक्चर हैं, बहुत सुटेबल लेक्चर हैं, आप पूरे लेक्चर क्लियर कर लेंगे, मेरा दावा है कि आप DBMS में कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिससे आप नहीं हैंडल कर पाएंगे। मैं क्वेश्चन बैंक बेसिक टू एडवांस सारे क्वेश्चन बैंक अपनी वेबसाइट पे डाल दिया हूँ, आप एक बार जाके देखिए, विजिट करिए कि कैसे क्वेश्चंस हैं, कि आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे। मेरा एक बार लेक्चर आप देखिए, तो आप, मेरा मानना है कि मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ तो मैं उन्हीं चीज़ों को डालूंगा कि जिन चीज़ों से मेरा प्रॉफिट हुआ है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, DBMS पढ़ने के बाद मैं डाटा माइनिंग के भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, किया भी हूँ, आप अच्छे से कर सकते हैं। DBMS एक ऐसा टॉपिक है कि रियल लाइफ में यूजेज है DBMS का। धन्यवाद, NB क्लासेस मिले रहिए।